हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जल में घुलनशील विटामिन की श्रृंखला कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने विटामिन B1 के बारे में पढ़ा था। जल में घुलनशील विटामिन की श्रृंखला की दूसरी कड़ी के रूप में आज हम विटामिन B2 के बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है। इसकी कुछ विशेषताएं हम देखें तो ये जल में घुलनशील तो है, लेकिन ये कम घुलनशील, सामान्य तापमान पे ये बहुत कम मात्रा में घुलता है। लेकिन अगर हम जल का तापमान बढ़ा दें तो यह 25 डिग्री तापमान बढ़ाते हैं तो ये 100 ml जल के अंदर 12 मिलीग्राम घुल जाता है। और 100 सेंटीग्रेड मतलब अगर पानी उबालने पे आ जाए तो उसमें 100 ml पानी के अंदर 230 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन घुल जाता है। मतलब ताप बढ़ने से राइबोफ्लेविन जल में घुलनशील हो जाता है। ये अम्ल, ताप और वायु के प्रति स्थिर होता है, मतलब कुकिंग मेथड में ये नष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसे क्षार के संपर्क में आता है, कोई भी क्षारीय माध्यम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये नष्ट हो जाता है। इसी तरह से सूर्य की पराबैंगनी की किरणों के प्रति भी ये संवेदनशील होता है और उस पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से नष्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन B2 की प्रिपरेशंस जो भी होती हैं वो ब्राउन कलर की बोतल के अंदर पैक की जाती है। आपने देखा है दवाइयां अक्सर ब्राउन कलर की बोतल में आती हैं। तो ब्राउन कलर की जो भी दवाइयां, जो भी कंपाउंड दवा के अंदर जो भी यौगिक है, अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज के प्रति सेंसिटिव होता है, तभी उन्हें भूरी बोतल के अंदर पैक किया जाता है। आप कार्य की दृष्टि से देखें तो विटामिन B2 के कार्य जो हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ये शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। बिल्कुल थायमीन की तरह ही राइबोफ्लेविन भी हमारी वृद्धि में सहायता करता है, क्योंकि इससे हमारी कोशिकाओं का भरण पोषण होता है। ये हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन, कार्बोज और वसा के चय अपचय के लिए मेटाबॉलिज्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका। इसकी अनुपस्थिति में ये मेगा न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये हमारे भोजन में होते हुए हम उसका पूरी तरह से उसका उपयोग हमारा शरीर नहीं कर पाता है। तो विटामिन B2 इन सब की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। और जब मेटाबॉलिज्म होगा, शरीर के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बचेंगे, तभी हमारे शरीर की वृद्धि होगी। तो ये पता चलता है कि इससे की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। और वैज्ञानिकों ने बहुत से उससे निकाला है कि जब भी जानवरों के अंदर चूहों वगैरह पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया और उनके आहार में विटामिन B2 नहीं दिया गया तो उनकी वृद्धि रुक गई। तो ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, ये कोशिकाओं के श्वसन के लिए आवश्यक होता है। राइबोफ्लेविन जो होता है हमारे कोशिका, बेटा बच्चों आप लोगों को पता है कोशिका बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह कार्य करती है। कोशिका के अंदर श्वसन संबंधी प्रक्रिया भी होती है, मतलब कोशिका को भी कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वहां से जो व्यर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज होता है। तो ये जो श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है, उसके लिए भी राइबोफ्लेविन का होना आवश्यक है। राइबोफ्लेविन के साथ मिलकर एक कोएंजाइम बनता है जो कि इसकी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर राइबोफ्लेविन नहीं होगा तो वो कोएंजाइम नहीं बनेगा, उसका कार्य नहीं होगा और कोशिका का श्वसन अवरुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा देखा गया है कि त्वचा पाचन पथ का स्तर, मतलब अपनी हमारी जो पाचक नाल है उसका जो आंतरिक जो सतह होती है वो रक्त कोशिकाओं और शरीर के कई अन्य भागों के उचित विकास और क्रियाशील के लिए उत्तरदायी होता है। देखा गया है कि विटामिन B2 की कमी से हमारी त्वचा कांतिहीन हो जाती है, बिल्कुल रूखी सी हो जाती है, इस पे पपड़ियां आने लग जाती हैं। तो ये लक्षण क्योंकि अपने को बाहर त्वचा दिखती है से पता चल जाता है, लेकिन ये आंतरिक त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट है विटामिन B2 एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी हमारे शरीर की ऑक्सीडेशन जब होता है बेटा,
तो हमारे शरीर के अंदर बहुत तेजी से अंदर विनाशकारी तत्व होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। मतलब ये हमारी आयु बढ़ने के, जैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, क्रीम्स वगैरह में जो होती है चेहरे पे लगाने की जो क्रीम वगैरह आती हैं, उनके लिए कहते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब आपकी त्वचा को जवान बनाए रखेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट का एक काम होता है कि जो हमारी वृद्धावस्था, मतलब हमारी शरीर की क्षय होने से संबंधित जो होते हैं उसको ये ब्लॉक करता है। इसके अलावा ये विटामिन बी का जो समूह है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, जैसे उसके अन्य विटामिन के एक्टिवेट करने के लिए भी इसका होना आवश्यकता है, जैसे विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन के लिए, विटामिन B3 नायसिन में, और अमीनो एसिड को ट्रिप्टोफेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा देखा गया है कि हमारे शरीर में हार्मोन स्रवण, हमारे शरीर की क्रियाएं जो है हार्मोन से नियंत्रित होती है। मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूं, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं ये हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन करते हैं। तो ये उन हार्मोन के स्रवण को नियमित और नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। विटामिन B2 की कमी से हार्मोन्स का बैलेंस भी गड़बड़ हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। इससे शरीर में बहुत सी व्याधियां हो सकती हैं। फिर हमारी आंखों के लिए भी विटामिन B2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आंख का जो रेटिना होता है, मतलब जो आंख का पर्दा होता है, दृष्टि पटल होता है, जिसके ऊपर जाकर हमारी रोशनी केंद्रित होती है, उसमें राइबोफ्लेविन स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है। और जब ये राइबोफ्लेविन रोशनी के संपर्क में आता है तो ये एक ऐसे कंपाउंड को बनाता है जो कंपाउंड हमारी ऑप्टिक नर्व बेटा क्या होती है, हिंदी में से दृष्टि नाड़ी कहते हैं। ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारी आंख से मस्तिष्क के बीच में संदेश को लेके जाती है। क्या होता है बेटा, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारी दृष्टि पटल पे पड़ता है। दृष्टि पटल पे जब वो प्रतिबिंब पड़ता है तो ये यौगिक जो है ये हमारी दृष्टि नाड़ी को उद्दीप्त करता है, ये मस्तिष्क तक मैसेज ले जाती है और मस्तिष्क बताता है कि ये क्या चीज है। समझ रहे हैं आप बच्चों? तो ये दृष्टि नाड़ी को उद्दीप्त करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए राइबोफ्लेविन की उपस्थिति आवश्यक है। फिर आंखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए रेटिना के अलावा, रेटिना में राइबोफ्लेविन है, इसके अलावा भी देखा गया है कि जब भी कभी राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है किसी व्यक्ति में तो उसकी आंख की जो रक्त केशिकाएं मतलब जो छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती है, बिल्कुल बारीक बारीक बाल जैसी वाहिकाएं अपने को दिखती भी हैं अपनी त्वचा के नीचे, ये केशिकाओं में घाव हो जाता है, आंख से पानी गिरने लगता है, आंख में जलन रहती है, व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता और आंख का जो कॉर्निया वाला हिस्सा है वो भी इससे प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा देखा गया है कि राइबोफ्लेविन वाला जो आहार लेते हैं तो उससे मोतियाबिंद होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर इसकी कमी होगी तो मोतियाबिंद बहुत जल्दी विकसित हो जाता है। मोतियाबिंद में हमारे जो आंख का लेंस है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। फिर देखा गया है कि विटामिन B2 होमोसिस्टीन, हमारे रक्त के अंदर होमोसिस्टीन की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। अगर होमोसिस्टीन की मात्रा हमारे रक्त के अंदर बढ़ जाती है तो हमारे रक्त के अंदर हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं उनके अंदर विकार होने लग जाता है और क्लॉटिंग की प्रॉब्लम, थक्का जमने की प्रॉब्लम हो जाती है। और रक्त वाहिकाओं में कहीं कहीं थक्का जम गया तो वो रक्त मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा हृदय में हो गया तो हृदयाघात हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये होमोसिस्टीन की मात्रा को कंट्रोल करके हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस या ब्रेन हेमरेज के चांसेस को कम करता है। तो ये होमोसिस्टीन की मात्रा को नियंत्रित करता है और होमोसिस्टीन इन सब चीजों से अगर अधिक मात्रा में होगा तो वो हमारी रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध करके ब्रेन हेमरेज कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है। तो इस तरह से इनसे हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा भी कुछ शारीरिक समस्याओं के उपचार के लिए देखा गया है कि कुछ हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें जब विटामिन B2 दिया जाता है तो वो समस्याएं कम हो जाती हैं। जैसे र्यूमेटाइड क्या होता है बेटा? र्यूमेटाइड और आर्थराइटिस, ये दोनों र्यूमेटिक आर्थराइटिस भी होता है, दूसरे प्रकार का भी होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस जो होता है इसके अंदर गठिया रोग, जिसको हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं गठिया रोग, जिसमें हमारे जोड़ों वगैरह में दर्द होता है, जोड़ अकड़ जाते हैं। तो ये आर्थराइटिस में एनीमिया मतलब रक्त की कमी में, मिर्गी जिन लोगों को होती है उनको,
और अल्जाइमर जैसे रोग, अल्जाइमर वाला क्या होता है, स्मृति लोप हो जाती है लोगों की वृद्धावस्था में, उसके उपचार के लिए भी इसका बड़ा प्रयोग किया जाता है। तो ये इन समस्याओं से बचाने में भी मदद करता है। तो ये तो विटामिन B2 के कुछ कार्य थे। अब हम देखेंगे कि इसकी कमी का क्या प्रभाव होता है। जब आहार के अंदर किसी भी कारण से, अभी हम कारण भी डिस्कस करेंगे, तो क्या प्रभाव होता है। देखा सबसे पहले तो इसका प्रभाव त्वचा पर देखा गया है। इसकी कमी से चेहरे की त्वचा, आंख, नाड़ी संस्थान मतलब हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो भी उससे प्रभावित होता है। इससे नाक, कान, गले एवं चेहरे की त्वचा लाल हो जाती है, पपड़ियां बनने लग जाती है और मुंह और चेहरे पर घाव हो जाते हैं, त्वचा कटने फटने लग जाती है। इसके अलावा होठ के कोनों पर घाव, ये मैंने गलती से लिख दिया होठों पर, होठ के कोनों पर घाव, कोनों के ऊपर भी वो कट फट जाता है। जैसे व्यक्ति आहार लेने के लिए या बोलने के लिए अपना मुंह पूरा खोलता है तो उसके कोने फट जाते हैं, इसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं। इसके अलावा होठों के किनारे फटने लगते हैं, होठों के जो किनारे जो होते हैं चारों तरफ के वो फटने लगते हैं, इस स्थिति को काइलोसिस कहते हैं। इसके अलावा जीभ पर छाले होने लग जाते हैं, जीभ सफेद सी हो जाती है, उस पर लाल लाल दाने से उभर आते हैं, खाने में बहुत कठिनाई होती है और हमारे जीभ की जो त्वचा होती है उसके ऊपर जो आवरण होता है ये नष्ट होने लग जाती है, गहरी गहरी दरार पड़ जाती है और जीभ का रंग बैंगनी सा हो जाता है। इसे ग्लोसाइटिस कहते हैं। इसमें व्यक्ति भोजन ठीक से नहीं कर पाता और अगर आहार ढंग से नहीं लेंगे तो आहार कम लेने से, असंतुलित लेने से हमारी जो दूसरी समस्याएं हैं वो भी होने लग जाती है। फिर इसकी कमी से अभी हमने इतना सारा डिटेल में पढ़ा है कि आंखों पर प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से। हमारे आंखें जो राइबोफ्लेविन की कमी होती है तो हम आंखें जो होती हैं वो रोशनी को नहीं सहन पाती। जैसे ही व्यक्ति में आता है तो चुंधिया जाती है ना बेटा, अपन एकदम से अंधेरे से उसमें आए तो रोशनी को सहन करने की क्षमता हमारे को राइबोफ्लेविन ही देता है। हम थोड़ी सी देर में अभ्यस्त हो जाते हैं, कुछ क्षणों में अभ्यस्त हो जाते हैं। इसकी कमी से व्यक्ति अभ्यस्त नहीं हो पाता, रोशनी को सहन नहीं कर पाता, उसकी वस्तुएं उसको धुंधली और अस्पष्ट दिखने लगती हैं, पलकें लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है, कॉर्निया लाल हो जाता है और मैं आपको बताया था आंख से पानी गिरना, जलन होना, ये सारी समस्याएं होने लग जाती है। और इन सब चीजों का अगर समय रहते उपचार नहीं करवाएं तो आंख की रोशनी जा भी सकती है। फिर देखा है कि इसकी कमी से पुरुषों के अंडकोश पर भी घाव हो जाते हैं, है ना, और इसका प्रयोग करने से ये घाव ठीक भी हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट इसका जो देखा, इसकी कमी का प्रभाव देखा कि श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवाणु भक्षण क्षमता भी इससे कम हो जाती है। जीवाणु भक्षण मैंने आपको बताया था, फैगोसाइटोसिस, कि हमारा शरीर जो है बाहर के जीवाणु से रक्षा करने के लिए जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो उसका जीवाणु का भक्षण भी कर सकती हैं, उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो वो क्षमता विटामिन B2 की कमी से कम हो जाती है, तो व्यक्ति को बार बार कोई भी रोग हो सकता है। इसकी कमी होने के कारण क्या है, सामान्यतः कहते हैं कि राइबोफ्लेविन की कमी हमारे आहार से पूर्ति हो जाती है क्योंकि इसकी बहुत कम मात्रा हमको आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से आहार नहीं ले रहा है, संतुलित आहार नहीं ले रहा है, तो आहार में कमी की वजह से हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि शल्य चिकित्सा, स्पेशली जो अपने स्टमक से रिलेटेड जो होती है, बैरियाटिक सर्जरी, बेटा जो आजकल कहते हैं ना आपकी पेट की त्वचा की चर्बी हटाने के लिए किया जाता है, बैरियाटिक सर्जरी की जाती है। उस सर्जरी के बाद में या कोई भी इस मार्ग का हमारे पाचक नाल के किसी भी अंग में शल्य चिकित्सा होती है तो देखते हैं कि विटामिन B2 की कमी देखी जाती है। इसके अलावा ये यकृत को स्वस्थ रखने का कार्य करता है और देखा गया है कि जब यकृत में कोई रोग हो जाता है, कोई समस्या होती है, तब विटामिन B2 का अवशोषण सही ढंग से नहीं हो पाता। इसके अलावा अनियमित आदतें, सही ढंग से खान पान की आदत नहीं हो, बार बार उल्टी दस्त होना, मद्यपान करना, जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनमें भी विटामिन B2 की कमी देखी गई है। और पेट में कोई भी घाव होने की स्थिति में, क्योंकि इसका उचित ढंग से पाचन और अवशोषण नहीं हो पाता, तभी इस विटामिन B2 की कमी हो सकती है। अब देखो बच्चों, इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें पालक को विशेष रूप से, जितने भी मैंने चित्र भी देखे हैं, स्रोत को देखा है, पालक बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके अलावा मैंने आपको देखो ये पूरी वो दे रखी है
लिस्ट दे रखी है और साथ में मैंने आपको चित्र भी दिखा रखा है। चित्र देखकर आपको शायद याद रह जाएगा। तो ये सब सब्जियां वगैरह जो हैं, इसके अलावा मीट मांस मछली जो है, दूध और दही और दूध से संबंधित वस्तु में भी ये काफी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल क्या होते हैं बेटा? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कॉर्नफ्लेक्स फोर्टिफाइड विथ विटामिन बी, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ जो खाने वाले पदार्थ हैं, जो रेडीमेड नाश्ते वगैरह आते हैं, उसके अंदर इसको ऐड कर दिया जाता है, फोर्टिफाई कर दिया जाता है, उनमें भी ये मिल सकता है। ये भी एक स्रोत हो सकता है। दैनिक मांग इसकी कितनी है? आईसीएमआर का वही 2010 का मैंने आपसे चार्ट शेयर किया है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए। ये मिलीग्राम में दे रखा है, मिलीग्राम में दे रखा है कि किसको चाहिए, पुरुष, महिला, बच्चों, सबके लिए दे रखा है और उनके कार्य के अनुसार दे रखा है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। और आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए, पीडीएफ नोट्स जो मैं देख रही हूँ उसको पढ़िए। फिर कोई समस्या आती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे अगली बार जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आप तक सूचना पहुंच जाएगी। वीडियो देखने के पश्चात नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप अपना नाम और अपना क्लास सेक्शन के साथ लिख दीजिए, जिससे आपकी अटेंडेंस मार्क हो सके। ओके बच्चों, इसके बाद हम अगले क्लास में विटामिन B3 नाइसिन के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही काफी है।